आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसे हम हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चे अपने परिवार से अपना हिस्सा मांगने लग जाते हैं, बट आपने ऐसा नहीं करना। आप बड़े हो जाइए, लायक बन जाइए, आपको आपके परिवार वाले हिस्सा अपने आप ही दे देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदू अनडिवाइड फैमिली क्या होती है। हिंदू अनडिवाइड फैमिली कुछ लोगों का ग्रुप है जिनके सेम पूर्वज थे। ऐसे में अनमैरिड डॉटर्स एंड मेल मेंबर की वाइफ इसी ग्रुप का पार्ट मानी जाती है, एचयूएफ का मेंबर मानी जाती है। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली। तो यहां पर देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस, एक नहीं कुछ लोगों का ग्रुप है, whose ancestor is same, जिनके पूर्वज, ancestor means पूर्वज सेम थे, under unmarried daughters and wives are also included। इसमें अनमैरिड डॉटर्स और वाइफ्स को भी लिया जाता है। अनमैरिड डॉटर को ही क्यों, मैरिड डॉटर क्यों नहीं? क्योंकि एक लड़की की शादी होने के बाद वो किसी और फैमिली का मेंबर बन जाती है, इस वजह से अनमैरिड डॉटर को ही एचयूएफ का मेंबर माना जाता है। मैरिज होने के बाद उसका एचयूएफ बदल जाएगा। जब हम एचयूएफ की बात कर रहे हैं, हिंदू अनडिवाइड फैमिली की बात कर रहे हैं, तो यहां दो फैक्ट्स को ध्यान में रखा जाएगा। पहला है हमारे पास को-पार्शनरी और दूसरा है कॉमन प्रॉपर्टी। ये को-पार्शनरी क्या है? को-पार्शनरी मींस कॉमन ओनरशिप इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कॉमन ओनरशिप, जैसे अगर पूर्वजों की संपत्ति की बात करें, एक बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो अपने पूर्वजों की संपत्ति में, अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर का राइट ले लेता है। इस प्रकार के पर्सन को हम कहते हैं को-पार्शनर। तो जैसे वो जन्म लिया उसका राइट हो गया। तो यहां पर देखिए को-पार्शनर इज क्रिएटेड बाय लॉ। ये लॉ से होता है। एक बच्चे ने जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही उसका अधिकार बनता है, कानूनन अधिकार बनता है, ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता। According to the individual get right of ancestral property immediately after the birth। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही उसका प्रॉपर्टी में राइट हो जाता है। आपने देखा होगा हरियाणा पंजाब के जो ग्रामीण एरिया के बच्चे हैं, ज्यादातर क्या होता है, उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि जैसे जन्म लिया आपके इतने एकड़ जमीन है, उतने एकड़ जमीन है, तो वो उनको पहले ही कहते हैं, वो अपनी आम भाषा के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, मेरे 10 एकड़ आते हैं, मेरे 20 एकड़ आते हैं, 10 किले आते हैं, इस तरह की बात नॉर्मली करते रहते हैं। तो वो क्या है, वो जानते हैं कि मेरे जन्म लेते ही मेरी प्रॉपर्टी में मेरा एक हिस्सा बन चुका है, सभी के बराबर हिस्से होंगे। द पर्सन इज नोन एज को-पार्शनर। ऐसे बच्चे को, ऐसे पर्सन को को-पार्शनर कहते हैं। और वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, मैच्योरिटी एज ले लेगा, वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा मांग सकता है, डिवीजन के लिए बोल सकता है अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। दूसरा है हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी। According to Hindu law, joint Hindu family get recognized and undivided Hindu undivided family only when the family possess a property that is used। यानी एक फैमिली के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो सभी मेंबर के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कॉमन प्रॉपर्टी है क्योंकि वो सभी के लिए सेम बराबर यूज की जा रही है, इस वजह से इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कह रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टी है। मींस ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सभी का पोसेशन है, पूरी परिवार का पोसेशन है, किसी एक मेंबर का पोसेशन नहीं है, और वो पूरी प्रॉपर्टी को हम परिवार के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी मेंबर के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कॉमन प्रॉपर्टी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो कैसे हो सकते हैं देखिए। वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मींस पूर्वजों की संपत्ति होनी चाहिए, यानी हमारे दादा परदादा उस प्रॉपर्टी को पोसेस किए हुए थे, वो प्रॉपर्टी हमने सेम पोसेस की हो सकती है, वो लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। दूसरा, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बनाई गई है, विद द हेल्प ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनाई गई है। मान लीजिए मेरे पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, पूरे परिवार के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, मैं उस पूरी प्रॉपर्टी को बेच देता हूं और उससे कुछ नई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं। ऐसे में जो नई प्रॉपर्टी होगी वो भी क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बनी है, वो प्रॉपर्टी भी क्या कहलाएगी, कॉमन प्रॉपर्टी कहलाएगी। या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ट्रीट किया गया है फैमिली प्रॉपर्टी की तरह, प्रॉपर्टी भी हमारी क्या कहलाएगी, कॉमन प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब तक हम समझ चुके हैं हिंदू अनडिवाइड फैमिली क्या होता है और उसके दो फैक्ट्स। अब हम आगे ये जान लेते हैं कि इंडिया में दो मेन कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं, किस तरह से डिवाइड होता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको किस तरह से प्रॉपर्टी मिलती है।
इसके लिए हमारे पास दो हिंदू कम्युनिटीज हैं। पहली कम्युनिटी है हमारे पास मिताक्षरा और दूसरी कम्युनिटी है हमारे पास दया भाग। मिताक्षरा इंडिया के सारे पार्ट में लगभग लागू होती है, बट कुछ पार्ट को छोड़ के, जैसे कि असम, बंगाल और सम पार्ट ऑफ द उड़ीसा को छोड़कर पूरे देश में मिताक्षरा लागू होता है। मिताक्षरा के अकॉर्डिंग एक बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उस बच्चे का एंसेस्टर प्रॉपर्टी में इक्वल राइट उसी दिन बनना शुरू हो जाता है। बट यहां पर अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि मेंबर्स जन्म लेते रहते हैं और पुराने मेंबर की डेथ होती रहती है, इस वजह से कुछ अनसर्टेनिटी जरूर बनी रहती है। इन दिस कम्युनिटी द मोमेंट एक सन इज बोर्न, याद रखिएगा यहां पर सन बोला गया, बट इन द एब्सेंस ऑफ अ बॉय, अगर किसी परिवार में लड़का हो ही ना तो गर्ल बन सकती है। इन द मोमेंट ए बॉय इज बोर्न ही गेट ऑल द इक्वल राइट along with his father, उसके फादर के साथ ही इक्वल राइट हो जाते हैं इन दिस एंसेस्टर प्रॉपर्टी। व्हेन ही बिकम अडल्ट, जब वो बड़ा हो जाएगा वो अपने प्रॉपर्टी के डिवीजन के लिए बोल सकता है। तो यहां पर कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो पुराने पार्टनर की डेथ और नए पार्टनर जन्म लेते रहते हैं। दूसरा हमारे पास कम्युनिटी है दया भाग। इन दोनों कम्युनिटी को हम कह देते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो देखिए दूसरी कम्युनिटी क्या है, दूसरी कम्युनिटी हमारे इंडिया के कुछ पार्ट में ही लागू होती है, जो असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ द ओडिशा में। मींस कहने का मतलब जहां पर मिताक्षरा लागू नहीं होता वहां पर दया भाग लागू होता है। दया भाग के अकॉर्डिंग एक बच्चे को जब तक उसकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता, जिस दिन तक उसके फादर जिंदा है, उस बच्चे के फादर की डेथ होने के बाद ही उसे अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट मिलता है। ऐसे सिस्टम को, ऐसी कम्युनिटी को हम कहते हैं दया भाग। द कम्युनिटी प्रिविल इन द असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ द ओडिशा अंडर द सन डज नॉट गेट एनी राइट इन द प्रॉपर्टी विद हिज बर्थ, अपने बर्थ के साथ उसे प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता। एंसेस्टर प्रॉपर्टी रिमेन अंडर द एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द फादर हिज लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम तक, जब तक उसके लाइफ का एंड नहीं हो जाता उस टाइम तक प्रॉपर्टी किसकी है, फादर की है। ए सन गेट राइट इन द प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, फादर की डेथ होने के बाद ही उसे प्रॉपर्टी का राइट मिल सकता है। तो ये था हमारे पास हिंदू अनडिवाइड फैमिली। अब हम समझ सकते हैं हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस क्या होता है। ऐसा बिजनेस जो एक हिंदू अनडिवाइड फैमिली के द्वारा चलाया जाता है, ऐसे बिजनेस को ही हम क्या कह देंगे, हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस कह देंगे। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, इट रेफर टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच ऑल मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैरी बिजनेस इन कंट्रोल ऑफ मुखिया और कर्ता। देखिए मुखिया और कर्ता कौन है, पहले इसे जान लेते हैं। मुखिया आपके परिवार का सबसे बड़ा मेंबर, जिसके पास जिम्मेवारी है पूरे परिवार को चलाने की। वो आपके परिवार में आपके फादर हो सकते हैं या फिर आपके ग्रैंडफादर, आपके दादा भी हो सकते हैं। अगर किसी परिवार में मेल मेंबर नहीं है तो उस केस में फीमेल पर्सन भी कर्ता मुखिया हो सकती है। तो ऐसा बिजनेस जो पूरे परिवार के, यानी हम कह सकते हैं ना फैमिली बिजनेस, पूरे परिवार के सभी लोग जिस बिजनेस को चला रहे हैं अंडर द सुपरविजन एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मुखिया और कर्ता, उसी बिजनेस को हम क्या कहेंगे, हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस कहेंगे। तो यहां पर देखिए, व्हेन ए बिजनेस एंटरप्राइज इज रन बाय ए पीपल, बाय द पीपल्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, दे रन द बिजनेस एज ए फैमिली बिजनेस। ऐसे बिजनेस को फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे हैं, ऐसे बिजनेस को हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहेंगे। ऐसे में इन सच केस जो अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी और कंट्रोल होता है वो कर्ता के पास होता है। कर्ता कौन है, परिवार का सबसे बड़ा मेंबर, मेल मेंबर। कर्ता को हम मैनेजर और मुखिया भी बोलते हैं। दी अदर मेंबर ऑफ फैमिली वर्क अंडर द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ कर्ता। मींस यहां का मैनेजर कौन है, कर्ता है, और सारे मेंबर उस कर्ता की बात को मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। यहां कर्ता के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। यहां ध्यान देने वाली बात है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है। मींस सारे डिसीजन लेने के राइट कर्ता के पास ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं, और कर्ता कौन है, एल्डर्स मेंबर ऑफ द फैमिली। इट इज इट्स कर्ता एंड हिज एब्सोल्यूट अथॉरिटी
उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटीज है। क्या अथॉरिटी है? वो लोन ले सकता है, डील कर सकता है अदर पार्टीज के साथ, और सारे डिसीजन भी वो खुद लेगा। अगर कोई डिसीजन कोई और मेंबर लेता है तो वो डिसीजन भी कर्ता के बिना नहीं लिया जा सकता, कर्ता की अप्रूवल लेना जरूरी है। मींस कर्ता कौन है? सीईओ ऑफ द फैमिली, फैमिली का सीईओ है। तो हम कह सकते हैं द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन नॉट आस्क। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि कोई और मेंबर जो है प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मांग सकते, वो अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं। देखिए, अदर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन नॉट आस्क एनी अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, बट दे कैन आस्क फॉर द डिवीजन ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी। अपने पूर्वजों की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकते हैं, बट याद रखिएगा वो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांग सकते। ऑल हैव इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पर हर मेंबर का इक्वल शेयर ऑफ प्रॉपर्टी रहता है, उसके जन्म लेते ही उसका शेयर बन जाता है। यहां छोटा बच्चा है तो उसका कम शेयर होगा, ऐसा नहीं है। और छोटा बच्चा समझ के हमको आंख ना दिखाना रहे, तो ये वाली बात भी बनती है। एक छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है या बड़ा मेंबर है, एल्डर मेंबर है, सबका प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होता है। हम कह सकते हैं एज फार ए लायबिलिटी, और लायबिलिटी की यहां पर देखिए एज की बात की गई है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली इन रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ मेंबर, एज चाहे कितनी भी हो, प्रॉपर्टी में हिस्सा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। एज फार एज लायबिलिटी इज कंसर्न, लायबिलिटी की जब बात कहें तो वहां पर रोल थोड़ा चेंज हो जाता है। कर्ता क्योंकि मैनेजर है, सारे डिसीजन वो खुद ले रहा है, हर प्रकार का डिसीजन ले रहा है और प्रॉफिट भी खुद ही ले रहा है। हाँ, उसकी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने परिवार का गुजारा अच्छे से चलाए, परिवार की सारी जिम्मेवारियों को पूरा करे। कर्ता क्योंकि हर प्रकार के डिसीजन ले रहा है, हर प्रकार के रिस्क भी वो ही उठा रहा है, तो प्रॉफिट भी उसका है और रिस्क भी उसका रहेगा। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो देखिए यहां क्या कहता है, कर्ता अलोंग ऑल ओनली द लायबिलिटी ऑफ द कंसर्न linked to the कर्ता is alone all have only limited liability। कर्ता की लिमिटेड लायबिलिटी है, बट बाकी सभी मेंबर्स की क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है। The unlimited liability vested in कर्ता inspire him to take proper decision। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने की वजह से उसे प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है। मान लीजिए कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ की पर्सनल प्रॉपर्टी भी है, कर्ता की भी पर्सनल प्रॉपर्टी है और मेंबर्स की भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और फैमिली प्रॉपर्टी अलग है। अगर मान लीजिए कर्ता से लॉस हो जाते हैं एचयूएफ बिजनेस को चलाते वक्त, तो सभी का कितना नुकसान होगा? जो अदर मेंबर हैं उनका प्रॉफिट जो है, उनका शेयर है, प्रॉपर्टी में जो शेयर है वो चला जाएगा। बट कर्ता के साथ ये होगा कि उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी उसने बना रखी है उसका भी लॉस हो सकता है। अदर मेंबर से पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी। मींस मेंबर का लॉस कितना है? अप टू देयर शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जितना ही उनका लॉस होगा, अदर लॉस नहीं होगा। इस तरह से मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है और कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। और इस टाइप का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही चलता है। एंड इट्स नेम इंडिकेट ओनली एचयूएफ कैन एस्टैब्लिश सच बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सिर्फ हिंदू परिवार ही इस प्रकार के बिजनेस को चला सकते हैं। अब हम लगभग सारे फीचर्स भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं, मीनिंग अच्छे से जान चुके हैं कि एचयूएफ क्या होता है। अब इनके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये फीचर्स क्या क्या हैं एचयूएफ के। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट फीचर एचयूएफ का क्या है। तो सबसे फर्स्ट फीचर है हमारे पास ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। जॉइंट हिंदू फैमिली डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। द राइट एंड ड्यूटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डिसाइडेड बाय दिस लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये बिजनेस चलता है, सारी प्रोविजन हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो की जाती है और मानी जाती है। दूसरा हमारे पास है मैनेज्ड बाय कर्ता। कर्ता कौन है? बात कर चुके हैं, कर्ता एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली है। कर्ता के कंट्रोल में सारे डिसीजन राइट होते हैं, सारे प्रकार के डिसीजन वो लेता है, वो ही फैमिली का मैनेजर कहलाता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉर्मली मैनेज्ड बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली is known as कर्ता और मुखिया और मैनेजर। अदर मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट हैव राइट टू इंटरफेयर इन द बिजनेस। अदर मेंबर को बिजनेस में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं होता। एवरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है
प्रायर अप्रूवल ऑफ कर्ता के इशू नहीं हो सकता, उसको पास नहीं किया जाएगा। अब है हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है, कर्ता की नहीं है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर्स मींस अदर देन कर्ता, सभी की लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। कहां तक? उनके शेयर तक। द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स कैन नॉट बी टेक फॉर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जा सकता। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस द कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। मींस अगर कल को बिजनेस में लॉस होता है तो कर्ता की पर्सनल एसेट्स को बेचा जा सकता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है बिजनेस की लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है परमानेंट एग्जिस्टेंस। देखिए, जहां हम बात करते हैं सोल ट्रेडर की या फिर पार्टनरशिप की, वहां पर परमानेंट एग्जिस्टेंस की कमी पाई जाती है कंपनी में और ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। यहां पर परमानेंट एग्जिस्टेंस पाई जाती है। मेंबर आते रहते हैं, मींस जन्म लेते हैं, नए मेंबर जन्म लेते हैं और पुराने मेंबर की डेथ हो जाती है। जैसे एक पर्सन की डेथ हुई तो वो अब एचयूएफ का पार्ट नहीं रहा, और एक मेंबर के बर्थ लेते ही वो एचयूएफ का पार्ट बन जाता है। इस तरह से नए मेंबर आते रहते हैं और पुराने मेंबर जाते रहते हैं। एचयूएफ बिजनेस चलता रहता है। एक मेंबर की डेथ हो जाने से, उसके पागल हो जाने से, मेंबर के दिवालिया हो जाने से एचयूएफ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एचयूएफ लगातार चलती रहती है। तो उसके बाद हमारे पास परमानेंट एग्जिस्टेंस के बाद हम कहते हैं मेंबरशिप बाय बर्थ। शायद तक शुरुआत में हम बात कर चुके हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस नहीं है, ये एक लॉफुल बनता है। मींस एक मेंबर जन्म के साथ ही एचयूएफ का मेंबर बन जाता है, उसको अलग से कुछ करना जरूरी नहीं है। मींस अगर आप किसी एचयूएफ का मेंबर बनना चाहते हैं तो आप उस परिवार में जन्म लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? ए चाइल्ड गेट राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ विद हिज बर्थ, उसके बर्थ के तुरंत बाद ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ द बिजनेस, और वो मेंबर बन जाएगा बिजनेस का। उसके बाद हमारे पास क्या है? ओनली मेल मेंबर, कर्ता, मुखिया, को पार्टनर सिर्फ मेल मेंबर हो सकता है। बट इन दी एब्सेंस ऑफ मेल मेंबर फैमिली, यहां पर है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ए वुमन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड इन दी एब्सेंस ऑफ मेल सक्सेसर, अगर कोई मेल बच्चा नहीं है, मेल नहीं है परिवार के अंदर जो आगे का भविष्य चला सके उस परिवार का, उस फैमिली का, इन केस में वुमन डोमिनेट कर सकती है। और यहां पर वुमन जो है वो को पार्टनर हो सकती है इन दी एब्सेंस ऑफ मेल मेंबर। अगर मेल मेंबर हैं तो वो ही क्या रहेंगे? को पार्टनर रहेंगे और एचयूएफ के कर्ता भी रहेंगे। वैसे ही थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड बिजनेस लगता है। आगे देखिए हमारे पास क्या है? रजिस्ट्रेशन। नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। आप बिजनेस कीजिए, नो नीड ऑफ एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर एस्टेब्लिशमेंट, किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। आगे अब हम कर चुके हैं उसके मीनिंग और फीचर करने के बाद एचयूएफ, अब मेरिट और डीमेरिट पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या हो सकती है मेरिट और क्या क्या डीमेरिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेरिट्स हैं। इजी स्टार्ट, बिल्कुल सही। यहां पर कोई लीगल फॉर्मेलिटी हमें पूरी नहीं करनी पड़ती एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो यहां क्या रहता है? इजी टू स्टार्ट रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फीचर है सीक्रेसी। आपने फैमिली सीक्रेट सुने भी होंगे, कुछ परिवारों के सीक्रेट होते हैं। मान लीजिए एक परिवार लंबे टाइम से बिजनेस कर रहा है, एक ही टाइप का बिजनेस कर रहा है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ सीक्रेट ट्रांसफर होते रहते हैं जो अदर मेंबर्स को नहीं पता होता या अदर लोगों को, अपने उनके कंपटीटर को नहीं पता होता। इस तरह से कंपटीटर को ज्यादा इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में नहीं लग पाती है। अब देखिए, अंडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑल द फैक्ट्स रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ कर्ता, देयरफॉर कंपीटिंग बिजनेस कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन, उनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती है। इसके बाद है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। एचयूएफ बिजनेस का अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। जनरेशन टू जनरेशन जैसे बिजनेस ट्रांसफर होता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन कस्टमर भी ट्रांसफर होते रहते हैं। हो सकता है काफी बार तो ऐसा भी होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर भी जो सामान है, कुछ भी खरीदने का काम है, उसी शॉप से किया जाता है। सुना भी होगा, मेरे परदादाजी दादाजी भी यहीं से कुछ लिया खरीदते थे, आज मैं भी वहीं से कुछ सामान खरीद रहा हूं। ऐसा होता है, नॉर्मली होता है।
जो HUF के मेंबर हैं वो अपने कस्टमर की लाइक, डिसलाइक, फैशन सेंस, हर चीज को पहले से जानते हैं और उसके लिए वो प्लानिंग भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। Therefore, the complete information about the liking, attitude, fashion of the customer वो जानते हैं और वो उनको प्लान करने में भी टाइम टू टाइम हेल्प करते रहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद फोर्थ हमारे पास इंपॉर्टेंट मेरिट है प्रॉम्प्ट डिसीजन। कर्ता को कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, वो किसी प्रकार का डिसीजन ले सकता है। बट ज्यादातर देखा गया है एब्सोल्यूट पावर मेक एब्सोल्यूट करप्ट, यानी ज्यादा पावर मिलने पर एब्सोल्यूट करप्ट भी हो जाता है पर्सन। वो अलग बात है, हम डीमेरिट्स में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्रॉम्प्ट डिसीजन का मतलब है अकेला डिसीजन लेता है, जल्दी डिसीजन लेता है और डिसीजन फास्ट होने की वजह से एक्शन भी अच्छा रहता है। क्योंकि HUF में कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है, मेंबर्स का कोई भी पार्टिसिपेशन डिसीजन टेकिंग में नहीं होता, तो हम कह सकते हैं ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट एनीबॉडी फॉर दिस पर्पस, देयरफॉर ही कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन विद इसेंशियल, जब उसे जरूरत महसूस हो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जब भी उसे लगे कि बिजनेस को अच्छा करने के लिए यहाँ पर अकेला डिसीजन लिया जा सकता है तो वो ले लेता है। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट डिसीजन होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन। वैसे तो मेंबर्स जो है उनका प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, बट हमारे कर्ता का प्रॉफिट से लेना देना है। जैसे जैसे प्रॉफिट बिजनेस में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर्ता का इंटरेस्ट जो है ज्यादा बढ़ता जाएगा। एक कहावत सुनी होगी आपने, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एफर्ट भी और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है एफर्ट्स में और कंसिडरेशन में। प्रॉफिट बढ़ने पर एफर्ट ज्यादा बढ़ जाएंगे। कर्ता को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो वो अपने मेंबर्स को ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए बोल सकता है। The Karta of joint Hindu family business has exclusive right on profit of the business. This gave encouragement to the put more hard work. उसे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आगे हमारे पास एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंट क्वालिटी। परिवार का जो बिजनेस होता है उसके अंदर इनहेरिटेंट क्वालिटी होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे हम कुछ सीक्रेट ट्रांसफर करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम कुछ सीक्रेट ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पीढ़ी का मतलब है जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम जब सीक्रेट बिजनेस सीक्रेट ट्रांसफर करते हैं या स्किल ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे में कुछ खास चीज हमेशा उस ऐसे बिजनेस में होती है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, जिनके एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे चला आ रहा है। एंसेस्टर बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। द जॉइंट हिंदू फैमिली इज handed over one generation to other and members of the family continue to maintain old ideas, traditions of the family. This give benefit of the ancestral reputation of the business. इस वजह से ancestral reputation का भी बिजनेस में फायदा होता है। तो ये सारे थे हमारे पास बेनिफिट्स। अब कुछ लिमिटेशन है, वो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस भी हुआ होगा जब हम मेरिट्स या फीचर्स कर रहे थे। अब लिमिटेशन देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। सबसे पहली लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एक परिवार के पास पैसा कम है, मेंबर्स हो सकता है कम हो और स्किल भी हो सकता है कम हो। हमारा कर्ता कितना ही अच्छा करता हो, बेशक कितना ही अच्छा करता हो सकता है कमी रह ही जाती है और परिवार के जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। इस वजह से HUF जो है वो अदर लोगों को, अदर बिजनेस को compete नहीं कर पाता। और काफी बार एक बिजनेस में पोटेंशियल है, बिजनेस बड़े स्केल पर किया जा सकता है, लार्ज स्केल पर किया जा सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज कम है इस वजह से HUF बिजनेस छोटा ही रह जाता है, उसमें पोटेंशियल खत्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं रिसोर्सेज ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड। दे रिड्यूस द पावर ऑफ कंपीटिंग इन द बिजनेस। बिजनेस में हम कंपीट ही नहीं कर पाते। द फैक्टर आल्सो बिकम द हिंड्रेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए हिंड्रेंस बन जाता है, बाधा बन जाता है। इस तरह से लार्ज स्केल पर बिजनेस हो नहीं पाता और हम छोटा ही बिजनेस रह जाता है, HUF बिजनेस छोटा रह जाता है। उसके बाद हमारे पास है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मेंबर्स के लिए नहीं है, कर्ता के लिए। कर्ता की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। मींस अगर बिजनेस में कल को लॉस होते हैं तो कर्ता को अपनी सारी की सारी, कहने का मतलब प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी छोड़नी पड़ सकती है, लॉस हो सकता है। ऐसे में कर्ता डर डर के डिसीजन लेता है, वो खुले तौर पर डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि उसे पता है मेंबर्स का इतना नुकसान नहीं होना, मेरा पर्सनल लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता।
उसके स्किल की कमी की वजह से भी हो सकता है। इस तरह से वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास थर्ड लिमिटेशन है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कर्ता के अनलिमिटेड राइट हैं, उसकी अनलिमिटेड पावर्स हैं, अब्सोल्यूट पावर्स हैं, सारे डिसीजन वो खुद लेगा और वो किसी और के साथ पार्टिसिपेशन भी नहीं करता। मींस वो किसी और से ना भी पूछे तो भी चलेगा, सारे डिसीजन वो खुद ले सकता है। ऐसे में वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन। कर्ता हैज एब्सोल्यूट पावर टू टेक डिसीजन। समटाइम कर्ता अपने डिसीजन का मिसयूज करता है और इस तरह से उसके परिवार में लव अफेक्शन मेंबर्स के साथ खत्म हो जाता है। यहां पर कह सकते हैं दिस इज वाई, और बिजनेस एक टाइम आने के बाद बिजनेस बंद ही हो जाता है। तो कर्ता को डिसीजन लेते वक्त बाकी मेंबर्स का ख्याल रखना चाहिए और ना चाहते हुए भी, मींस हो सकता है उसका लायबिलिटी तो नहीं बनती कि वो सभी से डिस्कशन करे, फिर भी उसे डिस्कशन करना चाहिए कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद है हमारे पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब देखिए हमारा जो कर्ता है हो सकता है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हर बात में वो बहुत अच्छा हो, बट हर पर्सन की कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह ही जाती है। अगर वो गलत डिसीजन ले दे तो बिजनेस खत्म हो सकता है। तो हम कह सकते हैं उसके डिसीजन की वजह से हो सकता है बिजनेस खत्म हो जाए। तो उसकी जो लिमिटेड स्किल है ये भी एक रीजन है जिस वजह से बिजनेस खत्म हो जाता है एचसीएफ का। आगे हमारे पास लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर। अब देखिए एक ईगो हर्ट हो जाती है काफी बार, क्योंकि कर्ता जो है हर प्रकार का डिसीजन लेता है, काफी बार कुछ मेंबर की वो सुनता भी नहीं है, ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा ये रीजन है कि मेंबर्स का जो इंटरेस्ट है वो अपनी प्रॉपर्टी में है, क्योंकि प्रॉफिट तो उनको मिलने वाला है नहीं, प्रॉफिट किसको मिलेगा, कर्ता को मिलेगा। इस तरह से मेंबर्स का कॉमन गोल नहीं रहता। तो ये भी एक रीजन है, अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग इंटरेस्ट है, तो यहां पर लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कोऑपरेशन खत्म हो जाता है और धीरे धीरे फैमिली बिजनेस खत्म हो जाता है। ये था हमारे पास हिंदू अनडिवाइड फैमिली। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।